लगभग 40 सालों तक तिब्बत आजाद रहा और ये आजादी नाम के लिए नहीं बल्कि वास्तविक आजादी थी। लेकिन 1949 में चीन में कम्युनिस्टों की जीत के बाद हिमालय के इस इलाके के हालात बदले और विवादों के इतिहास की नींव यहीं से पड़ी। 7 अक्टूबर 1950 की तारीख, जब हजारों की संख्या में माओ त्से तुंग की सेना तिब्बत में दाखिल हुई। 19 अक्टूबर को चामड़ू शहर के बाहरी इलाके को कब्जे में ले लिया गया। जब सेना तिब्बत में दाखिल हुई तो ये सब देखकर तिब्बत के प्रशासन से जुड़े लोग परेशान हो गए। तिब्बत पर चीन के 8 महीने तक जारी कब्जे और चीन की ओर से बढ़ते दबाव के बीच तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा ने 17 बिंदुओं वाले एक विवादित समझौते पर हस्ताक्षर किया, जिससे तिब्बत आधिकारिक तौर पर चीन का हिस्सा बन गया। लेकिन धर्मगुरु और नोबेल शांति पुरस्कार के विजेता दलाई लामा इस संधि को अमान्य मानते हैं, क्योंकि ये हस्ताक्षर एक असहाय सरकार पर जबरन दबाव बनाकर कराया गया, जबकि सरकार ये नहीं चाहती थी। दलाई लामा महज 15 साल के थे जब उन्होंने इस समझौते पर हस्ताक्षर किया था। चीन तिब्बती इतिहास में इस प्रकरण को शांतिपूर्ण मुक्ति के रूप में बताता है, जबकि निर्वासित तिब्बती इसे आक्रमण और कब्जा कहते हैं। हिमालय के उत्तर में स्थित तिब्बत 12 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ और अशांति से भरा एक कटा हुआ इलाका है। इसका इतिहास कई तरह से झटकों और परेशानियों से भरा हुआ है। 23 मई 1951 को ही तिब्बत ने चीन के इस विवादित समझौते पर हस्ताक्षर किया था। इस दिन को तिब्बत में एक दुखद दिन माना जाता है। इस दिन ने तिब्बत के लोगों के दिलों पर एक घाव दिया और उनमें एक ऐसा असंतोष भर दिया जो अब तक खत्म नहीं हो सका। इस दिन तिब्बत ने अपनी आजादी आधिकारिक तौर पर खो दी। चीन के कब्जे से तिब्बत में माहौल बिगड़ने लगा। 1956 से लेकर 10 मार्च 1959 तक तिब्बत के लोगों का गुस्सा अपने उफान पर था। इस दौरान पहला विद्रोह हुआ और तिब्बत के लोगों ने चीन के राज को मानने से इनकार कर दिया। विद्रोह बढ़ता जा रहा था और इसमें हजारों लोगों की जान भी गई। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के दखल और 2 हफ्तों तक चले भयंकर हिंसा के बाद इस विद्रोह को चीन दबाने में कामयाब रहा। चीन की सेना काफी मजबूत थी। ऐसे में दलाई लामा को देश छोड़कर भारत में शरण लेनी पड़ी। तिब्बत और चीन के मामलों को समझने वाली स्वतंत्र विशेषज्ञ केट सॉन्डर्स का कहना है कि तत्कालीन नवगठित कम्युनिस्ट सरकार द्वारा अक्टूबर 1950 में चामड़ू को लेने के बाद इस शहर को फर्स्ट लाइन कॉम्बैट अलगाववाद के खिलाफ राजनीतिक संघर्ष के रूप में माना जाता है। सॉन्डर्स बताते हैं 1949 में कम्युनिस्ट सेना पूर्वी खाम और आमडो तिब्बत में दाखिल हो चुकी थी। ये इलाका उस वक्त तिब्बत की सेना के कब्जे में हुआ करता था। एक ब्रितानी रेडियो ऑपरेटर जिसे चीन की सेना ने कब्जे में लिया था, बाद में जेल में डाल दिया। उन्होंने लिखा था कि तिब्बती सेना चीन की सेना से अंत तक लड़ी, लेकिन चीन की सेना ने पूरी तरह खत्म कर दिया। इस इलाके को चीन में ट्रेजरी यानी खजाने की तरह मानते हैं। तिब्बत प्राकृतिक रूप से काफी समृद्ध है। यहाँ खनिज खूब पाए जाते हैं, लिथियम, यूरेनियम और सबसे अहम, यहाँ भरपूर मात्रा में पानी पाया जाता है। इतना ही नहीं, तिब्बत दुनिया का सबसे ऊंचा और सबसे लंबा पठार है। एशिया में बहने वाली कई बड़ी नदियों का उद्गम तिब्बत से होता है। ऐसे में जब भी पानी की किल्लत होगी, ये इलाका चीन के लिए फायदेमंद साबित होगा। बात 13वीं शताब्दी की है। तिब्बत मंगोल साम्राज्य का हिस्सा हुआ करता था और अपनी विजय के बाद से इसे लगभग हमेशा स्वायत्तता हासिल रही। साल 1850 के दौर में रूस और ब्रिटेन के बीच मध्य एशिया पर आधिपत्य जमाने की होड़ शुरू हुई और इसे देखते हुए तिब्बत की सरकार ने विदेशियों के लिए अपने देश की सीमा बंद कर दी, यानी विदेशियों के तिब्बत आने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। लेकिन साल 1865 में ब्रिटेन ने बड़ी चतुराई के साथ इस इलाके को मैप करना शुरू कर दिया। 2 साल बाद ग्रेट ब्रिटेन और चीन के बीच एक कन्वेंशन पर हस्ताक्षर हुआ, जिसमें ब्रिटेन ने चीन से ये वादा किया कि वह चीनी सरकार के मुआवजे के बदले तिब्बत से जुड़े मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। इस संधि ने तिब्बत पर चीनी कब्जे की तस्दीक की। आखिरकार अप्रैल 1912 में चीनी सेना ने तिब्बत की अथॉरिटी के सामने घुटने टेक दिए, क्योंकि उस वक्त चीन में राजसत्ता का अंत हो गया और रिपब्लिक ऑफ चाइना का उदय हुआ। जब चीन की सेना अपने देश लौट आई तो 13वें दलाई लामा वापस तिब्बत आए। दलाई लामा कहते हैं, चीन के शासन में 12 लाख लोग मारे जा चुके हैं। हालांकि चीन इससे इनकार करता है। कई स्वतंत्र आंकड़े इस संख्या को बढ़ाया चढ़ाया हुआ मानते हैं। फिर भी उनके अनुमान से ये संख्या 2 लाख से 8 लाख तक के बीच है।
1960 और 70 के दौर में जब चीन की सांस्कृतिक क्रांति चल रही थी तो उस दौरान कई स्थानीय मॉनेस्ट्रीज को तहस नहस कर दिया गया। चीन भी मानता है कि सांस्कृतिक क्रांति के दौरान ऐसा किया गया और वो कहता है कि कम्युनिस्ट पार्टी 1980 से तिब्बत के कल्चर को दोबारा समृद्ध बनाने में जुटी है और कई तोड़ी गई मॉनेस्ट्रीज को दोबारा बनवाया गया है। सॉन्डर्स की माने तो चीन ने तिब्बत के लोगों का अपने धर्म गुरु के प्रति समर्पण और उनकी धार्मिक पहचान को एक खतरनाक वायरस की तरह ही ट्रीट किया है। वो कहती हैं, अब ये जानलेवा कोरोना वायरस तिब्बत को अपनी पहुंच बढ़ाने में मदद करेगा। अप्रैल में दलाई लामा ने टाइम्स पत्रिका में एक लेख लिखा जिसके बाद विश्व स्तर पर उनकी प्रशंसा की गई। लेख में उन्होंने दावा किया था कि महामारी से लड़ने के लिए प्रार्थना करना पर्याप्त नहीं होगा, हमें दयालु और रचनात्मक होना बहुत जरूरी है। मौजूदा वक्त में देश से निर्वासित दलाई लामा चीन के साथ एक बीच का रास्ता निकालने की वकालत करते हैं। वो चाहते हैं कि चीन का हिस्सा रहते हुए उन्हें पर्याप्त स्वायत्तता दी जाए, लेकिन तिब्बत के राष्ट्रवादी नौजवान पूर्ण स्वतंत्रता की मांग कर रहे हैं, जो इस वक्त दूर दूर तक होता नहीं नजर आ रहा।